ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है, उसको बताने का कोशिश करिए। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा पहला ही क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए, एपी कल्चर, एपी कल्चर जो होता है वह आपका शहद से संबंधित है, यानी मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर सिल्क वर्क से संबंधित है, ये भी सही है। पीसी कल्चर मछली से संबंधित है, यहाँ देखिए पीसी कल्चर मछली से संबंधित है, ये गलत लिखा गया है। और हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है, बागवानी कहिए या फूल कहिए, ये सही है, ये सही है, ये सही है। और यहाँ से देख लीजिए पीसी कल्चर मछली का। आपके एग्जाम के लिए हर एक लाइन इसमें का इंपॉर्टेंट है। अगर ये 100 मार्क्स दिलाएगा तो ये भी 100 मार्क्स, ये भी 100 मार्क्स और ये भी 100 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्लीज हल्के में ना लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो पता है तब तो आगे बढ़ा जाए। कीट संवर्धन क्या है? कीट की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने की विज्ञान, मछलियों को अध्ययन करने की विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो ध्यान रखिएगा, कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। बात समझ में आया? संवर्धन मतलब होता है बढ़ाना। जैसे कीट संवर्धन, कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ यानी कृषकों का मित्र कहा जाता है, भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों को भुरभुरा एवं उत्तम उर्वरक में बदलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए कि जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरोंटोलॉजी की बात कर रही है या अंडरस्टैंड कहता है। जेरोंटोलॉजी का मतलब है जीव विज्ञान की एक उप शाखा है, शाखा के अंतर्गत शाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है, यानी कि वृद्ध आंसर हो जाएगा। वृद्ध व्यक्तियों में मांसपेशियों शिथिल हो जाती है और शारीरिक अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं करता है। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर में कौन सा क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी है। बात समझ में आ रहा है? यानी वृद्ध व्यक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है? तो ये जो पहला है स्टार फिश, ये मछली नहीं है। देखिए पाइप फिश है, गिटार फिश है, सा फिश है। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियां नहीं है। जैसे एकदम गौर से सुनिएगा, सुपर हिट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटर फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश। फिश लगा है बट ये सारे मछलियां नहीं है। दीज ऑल आर नॉट द फिश। क्या क्या है? जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटर फिश। सिल्वर फिश एग्जाम में आया हुआ कई बार, स्टार फिश और जेली फिश कई बार एग्जाम में आया। कैटर फिश, हेग फिश, रेजर फिश और क्राई फिश मछली से अलग है। ऊपर वाला ऑप्शन से अब इसका जवाब दिया जा सकता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? तो इसमें से मैच कराइए। देखिए सिल्वर फिश यानी रजत फिश को काट दीजिए, वास्तविक नहीं हुआ। आगे का रहा है क्राई फिश, तो क्रे फिश हटा दीजिए। जेली फिश, जेली फिश कहाँ पे इसमें था ना, जेली फिश। देखिए जेली फिश, तो जेली फिश हटा दीजिए। एक बचा कैट फिश, यहाँ पे कैटर फिश था, तो इसी में से आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, कैट फिश। कैट फिश वास्तविक मछली है, ये सारी वास्तविक मछली नहीं है। यहाँ कह रहा है कि रजत मीन, सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रे फिश एक बड़े खोल वाला जानवर है। जेली फिश कशेरुकी जंतु नहीं है। आगे कहता है यह मछली की श्रेणी में नहीं आता है। कैट फिश वास्तविक मछली है, कैट फिश ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो जेली फिश वास्तविक मछली नहीं है, स्टार फिश नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज और जानिएगा, थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ, पूरा क्लीन दिखनी चाहिए हर एक बात। हाँ, अब यहाँ पे ऑप्शन ध्यान दीजिएगा जरा। जेली फिश तो काट दीजिएगा। अब कह रहा है कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो ये जो समुद्री घोड़ा है, कहता है गौर से सुनिए, सितारा मछली, सितारे नुमा अकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेली फिश कह रहा है, ऑरिलिया कहे जाते हैं जिसको, ये संघ सिलिंड्रेटा का है, एक जंतु है। आगे कहता है डॉग फिश एस्कोलिडॉन कहे जाते हैं, एस्कोलिडॉन जो एक उपास्थि मीन यानी कार्टिलेज फिश है। आगे कहता है समुद्री घोड़ा हॉर्सी ऑस्पमीन हिप्पोकैमस कहे जाते हैं, जो कि एक अस्थलीय वास्तविक मीन यानी कि बोनी फिश है। तो
आंसर क्या देना सही रहेगा? देखिए यहाँ पे देखिएगा, एक उपास्थि मीन था, कौन सा? ये जो डॉग फिश है। तो आंसर देना क्या रह जाएगा? वास्तविक मछली में समुद्री घोड़ा देना अच्छा रह जाएगा। बात समझ रहे हैं क्यों ऐसे हो रहा है? एकदम इस चीज को समझिए, यहाँ पे यहाँ से समझना पड़ेगा आपको कि डॉग फिश के बारे में कह रहा है। डॉग फिश स्कोलिडॉन को कहते हैं, जो कि एक उपास्थि मीन है, यानी कार्टिलेज मीन है, हड्डी नहीं होता है इसमें। ध्यान रखिएगा। आगे कहा जा रहा है उसके बाद कि समुद्री घोड़ा सी हॉर्स या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहा जाता है, जो कि एक अस्थिल वास्तविक मीन के अंतर्गत आता है। आगे आइए, घटपर्णी की बात करें, नेफेंथिस खासियाना नामक दुर्बल या आपातीय पौधा पाया जाता है। तो ये ऐसा जगह पे होगा जहां पानी वगैरह थोड़ा रहता है। हिमालय, सॉरी मेघालय कहेंगे। कारण नेफेंथिस खासियाना घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी पे पाया जाता है। ये तीनों वहाँ के पहाड़ी है, और तीनों पहाड़ी ये बारिश वाला इलाका है, इसलिए यहाँ पे नमी रहता है, यहाँ पे ही पाया जाता है। ये कीड़ा खाता है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन ये समझ रहे हैं, बताने की कोशिश किया मैं। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। क्या उसमें होता है? तो आंसर याद रखिएगा, सल्फेनिक अम्ल कह सकते हैं। बात समझे? कार्बोनिक अम्ल तो हो नहीं सकता। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड एमिनो अम्ल के सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने पुनः व्यवस्थित कर सिनप्रोपैंथेलिक एस ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो आंखों को आंसू देता है। यानी आंसर हो जाएगा इसका क्या? सल्फोनिक नहीं, सल्फेनिक होगा। गलत मैं टिक लगा दिया, ये होगा सल्फेनिक अम्ल। अंडरस्टैंड? तो याद रखिएगा, प्याज में सल्फेनिक अम्ल होता है, सल्फर से बना है, इसीलिए ये आंखों को जलन देता है। लहसुन में भी होता है, याद रखिएगा, सल्फर। मिर्च की तीक्ष्णता क्यों आती है? जो तीखा मिर्च लगता है, किस कारण से लगता है? तो इसको बोलते हैं कैप्सिकम होता है ना, तो कैप्सिन, इसी से याद रखिए, कैप्सेइसिन की उपस्थिति, कैप्सेसिन या जो भी कहिए। मिर्च का तीखापन जो स्वाद है, क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेसिन, जिसको C18H27NO3 कारण होता है। ये याद रखने का जरूरत नहीं है, वैसे याद रहे तो अच्छी बात है, नाम बस याद रहना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। देखिए, जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, अतः कथन एक सही हो गया। अगला करा है, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। अब गन्ना का बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। गन्ना में राइजोबियम का क्या काम है? ये तो फलीदार पौधा में होता है। कहता है बीजों में सुसुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन है, अतः 4 भी सही है। तो ये भी सही होगा। साइटोकाइनिन जो है इसका सुसुप्ता अवस्था तोड़ने वाला है, तो यानी कि एक तो पहला सही हो गया, एक ये 4 सही हो गया। नमकीन, ये तो मैं बताया गलत है। आगे करा है, नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। नहीं, गलत बात है। इसको देखिए यहाँ क्या कहलाते हैं क्या नहीं, इसको यहाँ समझ पाइएगा आप। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, अतः कथन एक सही हो गया। बीजों की सुसुप्ता तोड़ने वाला हार्मोन जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन है, अतः 4 भी सही हो गया। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक, गौर से सुनिएगा, एसीटोबैक्टर है, एसीटोबैक्टर ना कि राइजोबियम है। अंडरस्टैंड? कहता है, अतः कथन 2 असत्य है। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स बोलते हैं। जी हाँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये शब्द पर फोकस करिए, इसको हेलोफाइट्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको क्या नहीं बोलते हैं? थैलोफाइट्स नहीं, हेलोफाइट्स बोलते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा। लंबा सफर है, ज्यादा क्वेश्चन है, 150 है क्वेश्चन। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, क्योंकि जमी हुई झील के अंदर मछली जिंदा है। ये पानी का लेयर है, ऊपर जम गया, नीचे पानी नहीं जमता है, नीचे का टेम्परेचर अलग होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, मछली उष्ण रक्त वाली जीव है। मछलियां बर्फ में शीत निद्रा में रहती है, तलों के निकट पानी नहीं जमता, यही सही होगा। आगे तो सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है, तब झीलें एवं नदियां जम जाती है, परंतु इस दिशा में झील या नदी की केवल ऊपरी परत ही जमती है। ऊपरी परत के नीचे जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान रहती है, इसलिए मछलियां तथा अन्य प्राणी जमी हुई झील के में भी जीवित रह सकती है।
हाँ, कभी-कभी एकाएक जम जाता है तो उस समय मछलियाँ भी साथ में जम के मर जाती है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन-सा? सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। मानव से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में अधिकतम पाया जाने वाला जो तत्व है, वो क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से? लोहा है, फास्फोरस है, कैल्शियम, सोडियम। हड्डी बनाए कैल्शियम, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। याद रखेंगे इन बातों को। आगे कहा जा रहा है, मानव शरीर में मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। मानव शरीर के भार 65% ऑक्सीजन है, 18% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन है, 1.4% कैल्शियम तथा 1.1% फास्फोरस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे शरीर का वर्णन मिल गया। फिर से पढ़िए। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व होते हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो रटना तो है ही, किसी हाल में इसको याद करना है। 65% ऑक्सीजन है, पहला याद हो गया। 18% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है। देखिए हाइड्रोजन सीधा सीधा याद रहेगा। हाइड्रोजन 10%, ऑक्सीजन 65%, 18% कार्बन। चलिए ठीक है। 3% नाइट्रोजन हो जाएगा, 1.4% कैल्शियम और 1.2% फास्फोरस। अब एक चीज़ आप समझ रहे होंगे, इतना बड़ा शरीर है, मात्र 1.4% कैल्शियम होगा। पूरा शरीर कैल्शियम से बना हुआ है, मतलब हड्डी से बना है। और जानते हैं हड्डी को मजबूत करने के लिए फास्फोरस ज़रूरत पड़ता है। तो 1.4% और 1.1% फास्फोरस। हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कार्बन 18%, ऑक्सीजन 65%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। एंजाइम में क्या होता है? बायो उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? बायो उत्प्रेरक। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उसकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। बायो उत्प्रेरक हो जाएगा। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं, ये बायो उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है और गति को बढ़ाने में कार्य करता है। याद रखिएगा। आगे कहा जा रहा है आपका एंजाइम है। एंजाइम क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम जितने होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, याद रखना है। आगे कह रहा है विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में क्या हो सकता है? तो ये कैल्सीफेरॉल बोलेंगे इसको। कैल्सीफेरॉल क्या है उसको आप समझिए। यहाँ से कहा जा रहा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी वन का थायामीन है। विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी 12 का है सबसे बड़ा उसी का नाम है साइनोकोबालामीन है। याद आ गया, साइनोकोबालामीन है विटामिन बी 12 का। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो गाजर हो जाएगा। गाजर तो बहुत ज़्यादा है। विटामिन ए का गाजर के में पाया जाता है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है। पालक के रूप में मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है, जो कि रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता को योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से होता रहता है। क्वेश्चन करा विटामिन के का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा? विटामिन के कहाँ से मिलेगा? गेहूं का अंकुर का तेल, राई, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तार का तेल। क्या आंसर होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? गेहूं का अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल क्या है, इसको यहां से समझिए जरा। कह रहा है मानव शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की जरूरत पड़ती है, उसमें से महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन ई है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, जो गेहूं के अंकुर के तेल को सबसे अधिक पाया जाता है और यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई को बाध्यता रोधी कारक यानी एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड? इतनी बात याद करने का कोशिश करिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, कोबाल्ट बी 12 में होता है, साइनोकोबालामीन। अभी नाम बताया था। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन बी 12 साइनोकोबालामीन में महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन बी 12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की कायिकीय जो गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन बी 12 के महत्वपूर्ण स्रोत गौर से सुनिए। मांस हो गया, मछली हो गया, यकृत और दूध। यानी जो लोग को विटामिन बी 12 चाहिए उसको दूध पनीर खाना पड़ेगा, जो मांसाहारी नहीं है, वरना मांस से तो मिल ही जा रहा है। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। समझ रहे बातें? क्वेश्चन कह रहा है कि थायामीन जो है किसका नाम है? तो विटामिन बी 1 का है। विटामिन बी 2 का है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 12 का भी आपने जाना क्या था नाम? साइनोकोबालामीन। तो कह रहा विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायामीन है, जिसे फंक नामक वैज्ञानिक 1912 में
ने चावल की छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स 1934 में पृथक किया था। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी-बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन बी2 और विटामिन बी6 तथा विटामिन, वही बात तो लिखा है दो बार, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन और पायरिडॉक्सिन है। तो आप एक चीज़ यहाँ से समझिएगा, विटामिन बी2 का था राइबोफ्लेविन में बताया, और पायरिडॉक्सिन जो है 6 का है, पायरिडॉक्सिन 6 का है, 6 का पैरिडॉक्सिन है, ध्यान रखिएगा। और बी12 का बताया साइनोको वाला मीन है। ऐसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद कर लेना है सारी चीज को। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, 100 ग्राम में क्या होता है? प्रत्येक 100 ग्राम में कहा जाता है कि, एक सेकंड रुक जाइएगा, प्रत्येक 100 ग्राम की है ना बात, यहाँ पर ये केला कुल मुजेसी के अंतर्गत आता है, जिसके फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा भी है, प्रोटीन्स भी है, खनिज लवण है, विटामिन भी पाए जाते हैं। केले में 89 कैलोरी प्रत्येक 100 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। बात समझ में आ रही है? और आगे कह रहा है विकल्प में निकटता 11 कैलोरी है, ऊर्जा मिलता है जो डी में है। और यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे पता नहीं कैसे दे दिया समय 6 क्यों लिख दिया है। बात समझे, यहाँ गड़बड़ लिखा गया है, यहाँ पे 6 नहीं होगा, सभी में 6 बाई मिस्टेक प्रिंट है, 11 कैलोरी हो जाएगा, वही मैं सोच में पड़ गया। लेकिन अभी भी मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है, 89 सही दिया गया पता है, तो कह रहा है कि ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पे कह रहा है विकल्प में निकट 11 किलो कैलोरी ऊर्जा की मात्रा है। 89 का निकटतम 11 कब से होने लगा? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 89 के करीब में 116 हो सकता है, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे प्रिंट। बात समझ में आया? इसको एक चीज़ समझाता हूँ आपको, इन बातों को छोड़िए, आप फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए 89 होता है, इसके जो नज़दीक होगा वही आंसर मारेंगे। तो इसके नज़दीक 116 आएगा तो 116 टिक मारिए, उतना समझने का जरूरत नहीं है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? शून्य, क्योंकि पानी में कोई कैलोरी नहीं होता है, कैलोरी फ्री होता है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलित बनाए रखता है वो क्या है? अम्लीयता क्षारीयता के बीच कोई तो है शरीर में, तो याद रखिएगा उसको हो जाएगा आंसर ए नंबर, फॉस्फोरस। कहा जाता है फॉस्फोरस खनिज लवण रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल और क्षार संतुलन बना रहता है। इस खनिज के मुख्यतः स्रोत देखा जाए दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडे हो गया। अंडे का पीला भाग है, मांस है, मछली है, दाल है, मेवे है, अन्न सभी है। ये सारी बातें हैं, बात समझ में आ रही है? ये सभी क्या चीज़ का है? इसमें आपको फॉस्फोरस खनिज मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य मात्रा में क्या है? तेल तो होता नहीं है, शर्करा तो होता नहीं है, लाइसीन तो होगा नहीं, एमाइल, एक मिनट, लाइसीन या एमाइलेज में से कोई हो सकता है। ध्यान रखिएगा लाइसीन नहीं होगा, इसका आंसर एमाइलोज कहना सही रहेगा। ठीक है, बासमती चावल में इसी के वजह से क्या होता है, वो लंबे दाने हो जाते हैं। और भी होते हैं इसके अलावा अगर देखा जाए तो। यहाँ पे कह रहा है कि 2 प्रकार के स्टार्च होता है चावल में, एक है एमाइलोज, एक है एमाइलोपेक्टिन। सामान्य चावल की लंबे दाने वाली किस्म जैसे कि बासमती में एमाइलोज अधिक मात्रा में होता है। मध्यम एवं छोटे दाने वाले चावल किस्मों में एमालोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? फ्रुक्टोज, सॉरी लैक्टोज होगा आंसर। दूध में लैक्टोज और जितने भी फल होते हैं उसमें फ्रुक्टोज होते हैं। ऑप्शन में तो है नहीं। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है, यह एक डाइसेक्राइड शुगर है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जानते हैं कि लैक्टोज में डाइसेक्राइड होता है। दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज और ग्लूकोज से उत्पन्न होता है और इसका हल्की मिठास के कारण यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस के कारण। कहा जा रहा है कि दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु भी है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध को दही, छाछ, पनीर निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में सहायता करते हैं। ज्ञातव्य हो कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म किस्म के जीव है। इसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और याद रखिएगा इसीलिए हम लोग को
दही तो खानी ही चाहिए, दूध ना मिले चलेगा लेकिन दही खानी चाहिए, दही सेहत के लिए ज़्यादा यूजफुल है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका कारण इसमें निम्नलिखित में से उपस्थिति होता है। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग कैसीन। कैसीन के साथ केरोटीन कह सकते हैं। दूध में कैसीन नामक एक प्रोटीन उपस्थित होता है, इस प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। आगे कहता है गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। ध्यान रखिए, कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसे C4, यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसको हटाइए, मेनली याद है कैरोटीन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित गड़बड़ है? क्लोरोफिल मैग्नीशियम कई बार बताया हूँ, पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट ज्वाइन करके वहाँ पे बहुत सारा है, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और एक ही रहता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो आयरन, ये भी सही है। खाने का नमक सोडियम, ये भी सही है। गड़बड़ तो डी लग रहा है। कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो पोटेशियम नहीं होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, यहाँ सही लिखा गया। खाने का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। हीमोग्लोबिन आयरन, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, सोडियम कार्बोनेट होता है, ध्यान रखिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको जरा समझने का कोशिश करिए। क्वेश्चन है कि तरुण तथा वृद्धि व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तरुण तथा वृद्धि व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कह रहा है वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। बात समझे, प्रोटीन त्वचा, मांसपेशियां, हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होती है। इसकी कमी से मानव शरीर में वृद्धि धीमी हो जाती है। वृद्धों में तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। वृद्धों में तरुण मतलब जवान के अपेक्षा प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, तो वृद्धों में उच्चतर और तरुण में न्यूनतम होती है। बच्चा को भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, बच्चा में बुढ़ापा में ज़्यादा जरूरत पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूध पिलाने वाले माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर वजन के हिसाब से है, 65 से लेकर 70 ग्राम की जरूरत पड़ती है, ये सही हो जाएगा। कह रहा है कि दूध पिलाने वाली माँ प्रतिदिन कुल आहार का 10% से 15% भाग प्रोटीन ही होनी चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। अलसी किसका प्रचुर होता है? अलसी का बीज जानते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ओमेगा 3 बसीय अम्ल। आलसी या तीसी बोलते हैं हम लोग, समशीतोष्ण प्रदेश का पौधा है, इसके बीज में तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 बसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थन में दूध उतारना है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीटोसिन लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन, आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हो जाएगा। आयोडीन ग्रंथि मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर स्वर यंत्र के जोड़ के अधर तल पे स्थित होता है, इसे थायरोक्सिन हार्मोन स्रोत होता है। इसमें 65% भाग आयोडीन होता है, 65% आयोडीन है। यह मुख्यतः अमीनो अम्ल है। आयोडीन की कमी से जर्मा मानवता, आगे कहता है मिक्सडीमा, हाशीमोती रोग और सामान्य घेघा, ग्रेप्स प्लूमर आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी थायरोक्सिन निकलता है, आयोडीनिक हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पोलियो के टीके खोज किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर हो जाएगा जॉन साल्क, जॉन साल्क ने किया था। एड्स वायरस HTLV 3 की खोज किसने किया था? HTLV, ध्यान रखिएगा। थर्ड, ह्यूमन टी सेल ल्यूकोमिया वायरस की खोज अति घातक एड्स रोग का कारक होता है। आगे कहता है रॉबर्ट चार्ल्स गैलो, पहला हो जाएगा रॉबर्ट गैलो। रॉबर्ट चार्ल्स गैलो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमोर के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वायरोलॉजी के निदेशक थे। उन्होंने HTLV 3 ह्यूमन टी सेल ल्यूकोमिया वायरस को खोजा था उन्होंने। अगला है आपका कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सा है? तो वायरस के ऊपर जो आजमाया गया है उसको बोला जाता है जीडो बुडी, जीडो बुडी, इसको बोलते हैं एजिडो थाइमिडीन। जीडो बुडी एक प्रकार का एंटी रेट्रो वायरल दवा है जिसे HIV एड्स के लिए उपचार में प्रयोग किया जाता है। कहा जा एलिसा परीक्षण होता है एड्स पहचानने के लिए। ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म, एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्वेंट, इसका फुल फॉर्म है। परीक्षण एड्स
की पहचान के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस रोग का परीक्षण विकिरणीय प्रतिरक्षी जांच में भी किया जाता है। ज्ञातव्य हो कि एड्स अत्यंत घातक संक्रामक रोग है जिसका कारण HIV वायरस है तथा इसे श्वेत रुधिर कणिका को प्रभावित करता है। WBC हो जाके खतरनाक तरीका से लगता है, टी लिम्फोसाइट को पकड़ लेता है। उसके बाद कहता है भाई अब तू कोई बीमारी से नहीं बच सकता, तुमको सर्दी जुकाम भी होगा तो तू मरेगा, जल्दी उसका इलाज नहीं हो पाएगा। बहुत खराब बीमारी है, बच के रहना चाहिए। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक कौन सा है? विषाणु। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक जो है इंसेफ्लाइटिस विषाणु है। अगला है इम्यूनोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? वेरी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इज योर आंसर। कहा जाता है इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है, इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है आपका रानीखेत बीमारी मुर्गियों का है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पकड़ता है पूरा का पूरा मुर्गी खत्म। रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होने वाला एक प्रमुख बीमारी है जो कि एक अत्यंत ही संक्रामक होती है। यह विषाणुजन्य बीमारी है। एक बार पकड़ता है पूरा रात भर में सलट जाता है पूरा स्टॉल। लंबे समय तक उपवास रखने वाले सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ेगा? तो गुर्दा पर पड़ेगा। लंबे समय तक उपवास रखने वाले सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे पर पड़ता है और पथरी वथरी का चांस हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा भी पूजा पाठ से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। चलिए जवाब खोजने की कोशिश कीजिए। रेडियो समस्थानिक अनिदान चक्र सबसे पहले कोबाल्ट 60 पर आई है, क्योंकि ये आसान है याद रखना। इसका हो जाएगा कैंसर का इलाज होता है कोबाल्ट 60 से। आयोडीन 131 से थायराइड का इलाज होता है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता बढ़ाई जाती है। अब हमारा बात रहा आर्सेनिक 74 से ट्यूमर का पता लगाया जाता है, और एक अब बच गया रक्त व्यतिक्रम का सोडियम से पता किया जाता है। जी हाँ, यहाँ डिटेल में बता रहा है, कह रहा है कि आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान करता है, कोबाल्ट 60 कैंसर का, सोडियम 131 थायराइड ग्रंथि का सक्रियता, सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम। निम्नलिखित कौन सा सुमिलित नहीं है? कोबाल्ट 60 शरीर के अंतर्गत के अर्बुद का उपचार। अर्बुद क्या होता है? हिंदी बड़ा टफ है ना। आयोडीन 31 थायराइड अर्बुद का उपचार। अच्छा तो ये सही हो गया, अब समझ में आ रहा है। फॉस्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार। गोल्ड 198 रेटिना दोष का उपचार। एक चीज़ समझिएगा जरा, यहाँ पे ये चीज़ जानना है, गोल्ड जो 198 है ये सोना का जो है समस्थानिक हुआ। एक चीज़ आपको यहाँ समझना है, रेटिना दोषों का उपचार इससे नहीं होता है, ठीक है? ये कैंसर का इलाज इससे होता है। सोना मतलब गोल्ड 198 से कैंसर का इलाज होता है। फॉस्फोरस 32 से श्वेत रक्तता का उपचार होता है। आयोडीन से थायराइड, और पहला शरीर में अंतरंग के अर्बुद का उपचार किया जाता है कोबाल्ट 60 से। यहाँ पे कह रहा है कि गोल्ड 198 सोना रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, अच्छा, जिसका उपयोग कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में उपयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 से क्या आखिर निकलता है? तो गामा किरणें निकलता है, इसीलिए कहा जाता है कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मीयता आइसोटॉप है। कहा जाता है कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती है। यही कारण है कि विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होती है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित हो जाता है? स्नायु उद्वेगों में। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी। इसको बोलते हैं रेटिना, ठीक है। अक्षपट, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें अक्षपट यानी रेटिना पर स्नायु उद्योगों में रूपांतरित हो जाती है। वस्तु की उल्टी प्रतिबिंब इमेज नेत्र रेटिना पर पड़ती है। रेटिना की संवेदी कोशिकाएं संवेदित होती है तथा दृक तंत्रिका एक संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचा देती है, जिसे मस्तिष्क अपनी विश्लेषण शक्ति द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के रूप में अनुभव करता है, उसे सीधा समझता है। हम लोग उल्टा आंखों में देखते हैं। मानव शरीर की पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलायक से फैलाई जाती है वह क्या है? उसको बोलते हैं हम लोग एट्रापीन। मानव आंखों की पुतली एट्रापीन एल्केलॉइड के अति तनु विलायक से फैलाई जाती है। नेक्स्ट है कि कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कम संक्रामक कौन सा है। तो आप कहेंगे कि सबसे कम इसमें है पीलिया। कहता है प्रश्नगत बीमारियों में मम्स, कालरा और तपेदिक संक्रामक रोग है। कलरा हो गया, तपेदिक हो गया, मम्स।
कहता है जबकि पीलिया संक्रमिक रोग नहीं है। पीलिया रोग यानी जॉन्डिस में त्वचा एवं नेत्र पीली पड़ जाती है, मूत्र पीला हरा सा एवं मल भूरा हो जाता है, तो इसको ठीक किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपको पता हो जो जेंट्स मतलब मनुष्य में जो होता है वही रीजन उसमें भी होगा। रिकेट्स की बात कर रहा है, विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी प्रायः सभी प्राणियों की हड्डियों के लिए उपयोगी है, जिसका कमी से रिकेट्स होता है। यह रोग मुर्गियों में ही नहीं मनुष्य में भी होता है। विटामिन डी प्रायः दूध, अंडा, सूरज की किरणों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मैड काउ रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। मैड काउ रोग के बारे में कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियॉन्स। प्रियॉन्स। मैड काउ रोग मवेशियों में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक घातक रोग है। मस्तिष्क में उपस्थित प्रियॉन नामक विकृति प्रोटीन इस रोग का कारक होता है। यहाँ है इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए, आंसर हो जाएगा कैंसर। इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन है। इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। मधुमेह के उपचार हेतु उपयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। मधुमेह के उपचार हेतु उपयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन खोजने वाले कौन है? तो बेंटिक ने खोजा था। FG बेंटिक कह रहा है कि सन 1923 में कनाडा के दो वैज्ञानिक बेंटिक एवं बेस्ट ने मैक्सियोल्ड नामक वैज्ञानिक की सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन का सक्रिय सत्व तैयार किया, जिसके लिए बेंटिक एवं मैक्डियोड को नोबेल पुरस्कार 1923 दिया गया है। इंसुलिन हार्मोन का संबंध रुधिर में ग्लूकोज के नियमन से है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ से देख लीजिए ना, क्लोरोमाइसेटिन यह टाइफाइड नासी है, टाइफाइड में दिया जाता है। क्रिस्टल वायलेट जो है प्रतिरोधी है। क्विनीन जो है मलेरिया रोधी है, क्विनीन दवा। एप्सिरीन जो है दर्द निवारक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्सिरीन जो है दर्द निवारक हो गया। क्विनीन मलेरिया के लिए है, सिनकोना के छाल से निकाला जाता है। क्रिस्टल वायलेट जो हो जाएगा प्रतिरोधी है। और क्लोरोमाइसिटीन जो है टाइफाइड नासी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस भाग में कैथ लैब होगी? कैथ लैब होगी सो पूछ रहा है, तो सी कहिएगा इसको, कार्डियोलॉजी विभाग में। अस्पताल के हृदय रोग विभाग यानी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैथ लैब होगी। आगे कहा रहा है कोरोनरी धमनी रोग, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज की पहचान है, उसके उपचार हेतु विभिन्न परीक्षण एवं प्रक्रिया को संपादित करने के लिए चिकित्सक इस लैब का प्रयोग करते हैं, कैथ लैब का, यानी हार्ट से रिलेटेड है, ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपट यानी ब्लैंक कैप्सूल्स बने होते हैं। मांडी की कहता है औषधि वितरण में काम करने वाले खाली संपुट ब्लैंक मांडी से निर्मित हो जाते हैं। स्टार्च बोलते हैं, मंड बोल सकते हैं, जो कि पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं। परिणाम स्वरूप दवा बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुंच जाती है। समझे कि नहीं है क्वेश्चन बने? रुकिए रुकिए रुकिए, हमको लगता है कुछ लोग नहीं समझ पाए क्वेश्चन, समझाना पड़ेगा। औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट जो ब्लैंक कैप्सूल बने होते हैं, वो जो नहीं रहता है कैप्सूल हम लोग ऐसा वाला खाते हैं, तो ये कैप्सूल का खोल किस चीज का बना रहता है? वही कह रहा है स्टार्च का बना होता है, ध्यान रखिएगा, बस इतने याद रखना है। आगे प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा फूल मनाता है? रिफ्लेक्सिया। कहता है विश्व में पाया जाने वाला सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया प्रजाति का सदस्य रेफ्लेसिया और वाल्डिका है। मुख्यतः यह पुष्प मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप, बेंगुक्ला कुलू के वर्षा वनों यानी रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। यह पुष्प लगभग 1 मीटर के व्यास तक बढ़ सकता है और इसका वजन 10 से 15 केजी होता है। यह पौधा पूर्ण मूल परजीवी यानी टोटल रूट पैरासाइट है, जिसके पुष्प का भाग मृदा के ऊपर तथा पौधे का शेष भाग मृदा के नीचे पाया जाता है। फिर से सुनिए, पुष्प का भाग मृदा के ऊपर तथा पौधे का शेष भाग मृदा के नीचे पाया जाता है। मतलब सिर्फ फूल ऊपर निकलता है जमीन के ऊपर और पूरा पौधा अंदर रहता है मिट्टी के अंदर। थोड़ा गजब नहीं लगा सुन के? आगे कह रहा है भारत सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न रोगों के उन्मूलन वर्ष निर्धारित के संदर्भ में निम्नलिखित उपयोग का विचार करिए। यहाँ पे रोग है कालाजार 2017, फाइलेरिया कुष्ठ 2019, उसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से रट ही लीजिए। अरे यार जी, रटने का शुरू करिए काम।
कालाजार 2017 तक उन्मूलन का बनाया था, फाइलेरिया कुष्ठ 2018 तक, खसरा 2020 तक और क्षय रोग 2025 तक मिटाने का लक्ष्य है। सारे पूरा काज किया जा चुका है ये सारे, ठीक है। आगे 2025 में भी क्षय रोग हो ही जाएगा पूरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक नंबर में कह रहा है वर्ष 2012 में टीबी को सूचनात्मक रोग घोषित किया गया था, जिसके तहत इसकी सूचना नोडल अधिकारी और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यकर्ता के साझा करना आवश्यक था। आगे कहा जा रहा है, यहाँ देखा जाए पहला तो मैंने बताया सही ही है। क्या कह रहा है कि वर्ष 2012 में टीबी का सूचनात्मक रोग घोषित किया गया था और जिसके तहत इसका जो नोडल अधिकारी और स्थानीय स्वास्थ्यकर्ताओं के साथ साझा करना आवश्यक है। यानी कि अगर किसी को भी ये बीमारी है तो हर हाल में क्या करेगा, टीबी के लिए बताएगा। 2012 में स्टार्ट हुआ उसका तपेदिक की, यानी टीबी की सूचना साझा कर नहीं करने पर आईपीसी धारा की मतलब 269 और 270 के तहत 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी है, क्योंकि एक से दूसरे में फैलता है, ठीक है। वायरस से होने वाला बीमारी है और ये ये फैलता है और फैलने के कारण क्या हो जाता है कि एक से ज़्यादा लोगों में फैलता है, इसीलिए इसका बताना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 20 जनवरी 2018 को अधिसूचना जारी किया, जिसमें बताया गया कि तपेदिक टीबी के मामले को जानकारी नहीं देने पर चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और फार्मिस्टों को सजा दी जा सकती है। बात समझे, इस तरह के प्रावधान आ गया। आगे कहा जा रहा है आपको, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग उत्पन्न करता है। इटाई इटाई वाला कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए याद रखिएगा। कैडमियम इसका आंसर हो जाएगा। कैडमियम के प्रदूषण से कहा जाता है कि इटाई इटाई रोग हो जाता है। सर्वप्रथम इसका प्रभाव जापान में देखा गया। इससे प्रभावित व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हो जाती है, वृक्क की गतिविधि अवरुद्ध हो जाती है, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही कथन बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया को आप अच्छे से जान रहे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में जानते हैं हम लोग और इसका अपना डीएनए भी होता है। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जबकि नीलहरित शैवाल में नहीं पाया जाता। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। द नेक्स्ट पॉइंट इज इसमें ऊर्जा रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। अब यहाँ एक चीज समझिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस कहा जाता है। इसमें बहुत से श्वसनीय एंजाइम रहते हैं, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा एटीपी बनते हैं। इसमें ऊर्जा रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु, नीलहरित शैवाल को छोड़कर पौधे एवं प्राणियों के सभी सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है, अतः केवल 2 ही सही होगा। बात समझ में आए? जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा और ना ही नीलहरित शैवाल में होगा। ये दोनों में नहीं होता है जो भी मल्टी सेलुलर है उस अम्मी में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम बात करें तो यहाँ कह रहा है सलीपद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। सलीपद क्या है? हाथी पाँव सुने होंगे, बड़ा सा मोटा पैर हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बुचेरेरिया बैंक्रोफ्राई फ्रटाई, जो भी है यही है आंसर होगा इसका। नेक्स्ट पढ़ लीजिए यहाँ से कि फाइलेरिया, जिसका और भी नाम है सलीपद है, हाथी पाँव है, फील पाँव है, उष्णकटिबंधीय देशों में होने वाले यह सामान्य रोग है। परजीवी यानी पेरेसिटिक निमेटोडा कीड़ों के कारण होता है। फाइलेरिया रोग सबसे ज़्यादा बुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई नामक परजीवी कारण होता है। इसका संवहन क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा आता है, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। मलेरिया भी क्यूलेक्स से ही फैलता है। यदि किसी अज्ञात दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति के पेट की भित्तियों, गौर से सुनिएगा, पेट की भित्तियों की अम्ल स्रावित कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु का पाचन सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित हो जाएगा। तो कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पेट में भित्तियों के अम्ल स्रावित कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तो प्रोटीन का पाचन सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होगा। बात समझ में ये हो जाएगा आंसर। अमाशय की जठर ग्रंथियां द्वारा पेप्सिनोजेन एंजाइम स्रावित होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा पेप्सिन से सक्रिय होकर प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि पेट की भित्तियां क्षतिग्रस्त होने पर यह क्रिया नहीं हो पाएगी। अंडरस्टैंड, समझ रहे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, एसीआर बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फुल फॉर्म है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है लिपिड का संश्लेषण। वेरी इंपॉर्टेंट। अंतःप्रादी जालिका जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है, एक है प्रथम चिकनी और
चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा द्वितीय हो जाएगा खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी होने का कारण है इसके ऊपर जीन होता है, कहा जाता है खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, सॉरी जीन्स नहीं राइबोसोम्स बोलते हैं इसको। जबकि चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका की सतह पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, ये लिपिड संश्लेषण में काम आती है। यानी कि चिकनी वाले लिपिड के लिए, और जो राइबोसोम्स जिसके ऊपर लगा पड़ा है वो प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो आप याद रखिएगा ACR का ER का रूप याद रखिए दोनों। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किन जगतों में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं? तो आंसर हो जाएगा केवल प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, RH बिटिकर ने समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा है। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, कवक तथा एनिमेलिया। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि पाए जाते हैं। यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत में पाया जाता है, याद रहेगा। RH बिटकर ने 5 बनाया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप यानी प्लांटिया, फंगी और एनिमेलिया। गौर से सुनिए, मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव है, अर्थात जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया आदि पाए जाते हैं। यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत में पाया जाता है। तो केवल एक कोशिकीय कहाँ मिल जाएगा? प्रोटिस्टा में मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन आपका है कि एक वयस्क मानव शरीर का तात्विक संयोजन द्रव्यमान के अनुसार किस प्रकार होगा? मतलब कौन ज़्यादा कौन कम? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के बाद यदि देखा जाए तो आपको कार्बन होता है शरीर में, उसके बाद हाइड्रोजन, तब नाइट्रोजन होगा। ये सीक्वेंस सही है। आइए अगला क्वेश्चन को समझते करा। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो द्विगुणित युग्मनज बनेगा, द्विगुणित, ध्यान रखिएगा। मेल गैमिट फीमेल गैमिट मिला, 2 हो गया ना, तो द्विगुणित याद रखिए ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर एवं मादा युग्मक के मिलने से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसके उपरांत कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, इसके फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज के बाद भ्रूण। अगला क्वेश्चन है अंग या भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है स्टारफिश नालपद के बारे में कह रहा है। स्टारफिश में चलन नालपद अंग द्वारा नहीं होता है, बल्कि पानी संवहनी प्रणाली यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम द्वारा होता है। तो ये गड़बड़ है। आगे देखिए, यूग्लिना में फ्लैजिला के कारण होता है, ये याद रखिएगा। फ्लैजिलम या फ्लैजिला बोलते हैं, कसाब बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम में सीलिया होता है, ये भी याद रखिएगा। नरेसी पादाब होता है, लेकिन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ए और बी वाला ज़्यादा एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का दूध जो दूध पिलाने वाली माता से उत्पन्न होता है और यह मानव के नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रक्रिया को विकसित करने के लिए अनिवार्य होता है? 6 महीना तक कहा जाता है ना माँ का दूध पिलाना, वही वाला इंपॉर्टेंट है। उसको क्या नाम दिया है? उसको सी हो जाएगा आंसर। उसको बोलते हैं नवस्तन्य यानी कोलास्ट्रम। कोलास्ट्रम विशेष प्रकार का दूध है जो दूध पिलाने वाली माताओं से उत्पन्न होता है। यह मानव के नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रक्रिया को विकसित करने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषण की मृतजीवी विधि पर निर्भर है? मृतजीवी मरे हुए सड़े गले चीजों पर, तो उस पर रहने वाला इसको बोलते हैं एगेरिकस पोषण। ठीक है, एगेरिकस पोषण की मृतजीवी पर निर्भर रहता है। यहाँ की निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट संगठन में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है? द्विपार्श्विक मतलब राइट लेफ्ट सेम होता है। तो नरेशी की शारीरिक जो है ना, सी नंबर, नरेशी की शारीरिक बनावट में द्विपार्श्विकता समरूपता देखने को मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा नियत तापी प्राणियों का है, मतलब समान ताप रहेगा? तो स्तनधारी एवं पक्षी वर्ग नियत तापी यानी वाटर बैलेंस्ड होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसको हो जाएगा? एक सेकंड रुक जाइएगा। मोर और ऊँट देना सही रहेगा। मोर है और ऊँट है, स्तनधारी भी है एक इसमें, और एक क्या है? पक्षी है। इसके शरीर का तापमान एक समान रहता है। मोर तथा ऊँट नियत तापी प्राणी में आ जाएगा। अगला प्रश्न को गौर से देखा जाए, कह रहा है इसमें कि जीवधारियों में कम से कम 27 तत्व की आवश्यकता होती है। इसमें से 15 धातुएं हैं। इसमें से प्रभुत मात्रा में आवश्यक है वे कौन से हैं?
जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। पोटेशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। याद कर लीजिए, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। तांबा जब भी रहेगा ना उसको गड़बड़ करिएगा। मैंगनीज और तांबा, Mn और Cu, ये बोरा गड़बड़ है, नहीं इससे बीमारी फैलता है शरीर में एकदम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जीव जंतु के लिए आवश्यक खनिज है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस दांतों और हड्डियों का अभिन्न हिस्सा है। रक्त जमने के लिए कैल्शियम अति आवश्यक है। मांसपेशियों की गतिविधि एवं तंत्रिका संप्रेषण में सोडियम सहायता करता है। अंडरस्टैंड। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। तो कहता है बीज रहित टमाटर की पैदावार के लिए हार्मोन ऑक्सिन उत्तरदायी होता है। तो हार्मोन हो जाएगा पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव करने से। यहाँ पे पढ़ लीजिए जरा, कह रहा है कि शारीरिक क्रियात्मक परकर्म है इधर इधर, और कह रहा है कोशिकांग में सुमेलित कीजिए। तो आइए करते हैं सुमेलित, इसको मैच कराना है। प्रकाश संश्लेषण होता है, ये होता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, इसी को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। श्वसन जो बोला जाता है, अच्छा अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, बात समझे। तो ये राइबोसोम हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। एक है खनिज उद्ग्रहण। अच्छा अगला देखते हैं, श्वसन का देखते हैं। श्वसन जो करता है वो सूत्र कनिका में होता है, ठीक है, सूत्र कनिका के अंदर श्वसन होता है, यानी इसका हो जाएगा शुरू वाला। खनिज उद्ग्रहण हो जाएगा जीव द्रव कला, ध्यान रखिएगा। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में यहाँ से समझिए। लिख रहा है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की सहायता से करते हैं। खनिज का आवागमन जीव द्रव कला में होता है। खनिज का आवागमन कहाँ होता है, जीव द्रव कला में। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन से जुड़ा हुआ है, इसके फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन एटीपी पे होता है। राइबोसोम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र बोलते हैं। सही जवाब। यहाँ ये कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में, गौर से सुनिएगा, डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम संग्रहण होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो जो सबसे लास्ट में होगा वहाँ पे होगा। देखिए जरा, सबसे लास्ट में क्या होगा, सांप है, टिड्डा है, भेड़ है और मवेशी है। देखिए भेड़िया क्या, भेड़िया तो मांस खाता है, तो टिड्डा को सांप खाएगा, सांप को भेड़िया खाता है क्या, या क्या बोला जाता है, घास को मवेशी खाएगा, मवेशी को भेड़िया खाएगा। तो भेड़िया मुझे लग रहा है आंसर होना चाहिए, या ये सीक्वेंस अगर बैठा, टिड्डा को अगर सांप खा रहा है तो सांप हो जाएगा। अच्छा कोई नहीं, अब इसको डिटेल में आइए ना, पहले यहाँ से समझते हैं। कह रहा है डीडीटी का, थोड़ा सा बड़ा करे क्या, एक से, हाँ अब देखिए, कह रहा है डीडीटी एक अनिम्नीकरणीय रसायन है। जैव आवर्धन वह परिस्थिति है जिसमें विभिन्न रसायन जीवों में प्रवेश करते हैं और खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ने की सांद्रता में वृद्धि होती है। खाद्य श्रृंखला में से जो जीव उच्च श्रेणी का होता है उसमें जैव आवर्धन प्रदूषक की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है। जैविक आवर्धन प्रदूषक की सांद्रता इस क्रम में बढ़ती है, जैसे उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसका द्वितीयक, उसका तृतीयक, उसका उच्च उपभोक्ता। सर्प के बारे में कहा जाता है एक तृतीय उपभोक्ता है, इसलिए डीडीटी की सांद्रता सबसे अधिक मापी जाएगी। अच्छा अब समझ में आया। यहाँ पे ऐसे इस ऑप्शन के हिसाब से नहीं छांटना है आपको, आपको मन में सोचना है कि ये किस लेवल पे आएगा। टिड्डा है तो ये तो घास को खाता है, तो टिड्डा तो 2 नंबर पे आएगा। भेड़ क्या है, ये किसी मांसाहारी को खाता है। अच्छा भेड़िया अलग होता है, भेड़ है यहाँ पे, भेड़ शाकाहारी होता है, तो ये भी 2 नंबर पे आएगा, मवेशी भी 2 नंबर पे, लेकिन सांप टिड्डा को खाता है या किसी छिपकली वगैरह को खाता है, तो ये आ जाएगा आपका 3rd नंबर पे, यही आंसर हो जाएगा सांप। ऐसे करके पकड़ना था। यहाँ एक बहुत अच्छा कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करेगा, तो नीले हरे शैवाल करेगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है नीले हरे शैवाल का प्रयोग धान फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। नीले हरे शैवाल वायुमंडल में से उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके धान के पैदावार को दे देता है। आगे कहा जा रहा है एथलीट फुट बीमारी होता है, आंसर हो जाएगा फफूंद से। कौन सा हो जाएगा, फफूंद से हो जाएगा। एथलीट फुट एक बीमारी है जो कि परजीवी कवक ट्राइकोफाइटॉन से होता है। पैरों का काटना,
फटना, मोटा होना, उसमें खुजली होना, इस तरह की बीमारी के लक्षण है। यह बीमारी नमी वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, जहाँ लोग नंगे पाँव ज़्यादा रहते हैं, एथलीट फुट। इसका आंसर क्या चीज़ से था? फफूंद फंगस से होता है। अच्छा, इस पर प्रश्न में दो वक्तव्य है, एक कथन ए में है, दूसरे कथन आर में है। कह रहा है इन दोनों वाक्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण के द्वारा पढ़िए और कूट का चुनिए। चलिए भाई, पढ़ना है, चुनना है। कथन ए में कह रहा है असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। एकदम सही बात है। संतृप्त की तुलना में ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, पहला सही है। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। नहीं, गलत बात, ये गड़बड़ है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इसका आंसर देंगे हम लोग, ए सही है और आर गलत है। जो मैंने बताया वही बात लिख रखा है यहाँ पे, पढ़िए जरा। कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। पहला ही तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, उपसंधि है, सॉरी, उपसंधि है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, शांति से 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, जगह बनाने दीजिए। यहाँ रखते हैं, हाँ। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। आगे कहा जा रहा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा, जानते हैं क्या? एक सेकंड पहले रुक जाइएगा। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत के लिए मतलब संबंधित है, तो ये गड़बड़ है। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था उपसंधि, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओजोन से संबंधित है। यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। कर 11 दिसंबर 1997 को क्योटो संधि पत्र को ग्रहण किया गया था। इसका नाम जापान के क्योटो शहर के नाम की वजह से पड़ा। इस संधि पत्र में विभिन्न देशों से हरित की गैसों के उत्सर्जन को कम करने का प्रण लिया। मीथेन जो है ये हो जाएगा आपका गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। तो ये भी सही है, क्योंकि उपसंधि 2005 में लागू हुआ था और मीथेन वाला तो बात हम बता ही दिए कि ज़्यादा है हानिकारक। इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा। कह रहा है आपको कि पहला पॉइंट में कह रहा है सेलुलोज छितर रोक शीशा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। छितर रोक शीशा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला कह रहा है इसका कारण कि पॉलीसैकेराइड जल में विलयशील नहीं होते हैं। इसका आंसर की अगर बात करें तो सबसे पहले जानिएगा, सेल्यूलोज जो होता है शीतल रोधक शीशा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सही है। और इसी के बारे में कहता है पॉलीसेकेराइड जल में क्या है, विलयशील नहीं होता है, मतलब घुल नहीं सकता। दोनों सही है यहाँ पे, कारण भी ठीक है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे पॉइंट में कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, कुष्ठ और अनुवांशिक। एड्स, सिफिलिस और सुजाक जीवाणुजन्य। सब उल्टा पुल्टा दे रहे हैं, आपको पता है। देखिए, एड्स जो होता है वायरस से होता है, तो ये तो पॉइंट गए हो, इसी गलत हो गया। आगे कहता है डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, कुष्ठ और अनुवांशिक। अनुवांशिक रोग है? नहीं है, ये भी हटाइए। वर्णांधता, ये अनुवांशिक है। हीमोफीलिया, दात्र कोशिका अवरक्तता, लिंग संलग्न है। ये तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे दिक्कत है। दात्र कोशिका अवरक्तता बोल रहा है, लिंग संलग्न है। अब यही लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। ये दोनों तो लिंग से संबंधित नहीं, ये भी गड़बड़, क्योंकि वर्णांधता लिंग से संबंधित है ही नहीं। पोलियो, जापानी बी मस्तिष्क शोध और प्लेग विषाणुजन्य है। इसका आइए, सब हटाइए, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ से कह रहा है जीवाणु जनित रोग की बात करते हैं। डिप्थीरिया हो गया, लेप्रोसी, कोड, प्लेग, गोनोरिया और सिफिलिस, ये सभी जीवाणु से होता है, वायरस से होने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। एड्स, पोलियो और निमोनिया, ये सभी विषाणु से होता है, वायरस से। लिंग संलग्न रोग है वर्णांधता और हीमोफीलिया, ठीक है। आगे कह रहा है, अच्छा, लिंग संलग्न रोग वर्णांधता, मतलब लिंग संलग्न का क्या मतलब हो सकता है? वर्णांधता इसमें कह रहा है। आगे कहता है अनुवांशिक रोग के बारे में कहता है दात्र कोशिका अवरक्तता, सिकल सेल एनीमिया, ये अनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। लिंग संलग्न का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब लग रहा है कुछ लिंग से रिलेटेड है, जैसे वर्णांधता पुरुष को ज़्यादा होता है, हीमोफीलिया जो होता है ये जनन लिंग से संबंधित है, वहीं पे होता है ज़्यादातर।
विषाणु जनित रोग के बारे में एड्स, पोलियो और निमोनिया हो गया। जीवाणु से होने वाला डिप्थीरिया, लिप्रोसी जिसको कोढ़ बोलते हैं, प्लेग और गोनोरिया और सिफिलिस, ये सारे जीवाणु से होते हैं। कोई नहीं, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सा यक्ष्मा, यक्ष्मा बोलते हैं टीबी को, कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त हो जाता है? तो एक दवाई है जिसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, जबकि टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम प्रतिजात के लिए प्रभावकारी दवा रिफैम्पिसिन या रिफाम्पिसिन है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। आय करा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीन में विद्यमान होते हैं? सभी प्रोटीन में विद्यमान होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा श्रृंखलाबद्ध होते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रोटीन में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के रूप में श्रृंखलाबद्ध होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीन में विद्यमान होते हैं? तो आपका आंसर क्या देना पड़ेगा? हाइड्रोजन देना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हर प्रोटीन में। एक मिनट, सबसे बड़ी बात है प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होता है? ठीक है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा श्रृंखलाबद्ध होते हैं। अभी बताइए जरा, हाइड्रोजन भी कह रहा है, कार्बन भी कह रहा है, ऑक्सीजन भी कह रहा है और नाइट्रोजन भी कह रहा है, और यही 4 गो ऑप्शन है। अब क्या आंसर टिक किया जाए? आई थिंक नाइट्रोजन आंसर होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं डॉट में रखता हूँ। मैं इसके बारे में विश्लेषण करके आगे किसी वीडियो में इस पर चर्चा कर देंगे। आंसर नाइट्रोजन रखना जरूरी लग रहा है मुझे। क्यों लग रहा है मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे कह रहा है अमीनो अम्ल की बात कर रहा है, इसीलिए। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे घातक रोग का रूप धारण कर लेता है जिसमें प्रतिवर्ष लाखों लोग मर जाते हैं। वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसकी रहस्य का उद्घटना करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष का एक नाटकीय मोड़ तक पहुंच गया लगता है। विरुद्ध संघर्ष में नई खोजें श्रेष्ठता चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा के संचार कर रही है। ऊपर के उदाहरण को निर्दिष्ट कर रहा है, तो आंसर दे देंगे कैंसर दे दीजिए। समझ में आया? अब जिस यहाँ समझिए, कह रहा है कि कैंसर वह रोग है जिसमें ऊतकों की असामान्य रूप से वृद्धि होती है। जिस ऊतकों में कैंसर होता है वह गाढ़ बन जाता है और यह शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलकर वहाँ के स्वस्थ ऊतकों को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, आयुर्विज्ञान के इतिहास में निम्नलिखित 4 युगांतकारी घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटी थी? तो इसको डिटेल यहाँ से समझ लीजिए। सबसे पहले कह रहा है शरीर में किसी अंग का दूसरे शरीर में लगाना, शरीर के किसी अंग को दूसरे के शरीर में लगाना, प्रतिस्थापन बोलते हैं इसको। 1954 में सबसे पहले हुआ। फिर कहता है शल्य क्रिया से रक्त को बहाव को मोड़ना, बात समझ में आया? 1960 में हुआ। टेस्ट ट्यूब बेबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1978 में हुआ पहली बार। प्लास्टिक सर्जरी जो होता है 1827 ईसा पूर्व में ही शुरू हो गया था प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा, ईसवी लिखना चाहिए, ईसा पूर्व नहीं लिखना चाहिए, ये गड़बड़ है। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। एड्स का संचरण होता है लैंगिक संभोग से, सही है। रक्तदान से, सही है। मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से, ये भी सही है। अप्सरा यानी प्लेसेंटा के संपर्क से, ये भी सही है। सारे इसके सही है। अच्छा, ये जो 3 नंबर है इसका आंसर नहीं दे रहा है, 3 नंबर हटा दीजिए, बट मैं बता दूं इससे भी होता है। यहाँ पे नहीं दे रहा है तो हम नहीं देंगे, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मच्छर अगर काट लिया उस व्यक्ति का और किसी और को काट लिया वो मच्छर, तो समझिए उसको भी फैला के छोड़ेगा। कह रहा है एड्स एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु का नाम HIV है। ये रोग असुरक्षित यौन संबंध, दूषित रक्त चढ़ाने से और रोगी वाले माँ से बच्चों में भी जा सकता है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा यानी फैट निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करता है, तो ठंडा गर्मी का।
शरीर की ऊष्मा का क्षय होने से बचाता है। हमारी त्वचा के नीचे उपस्थित वसा हमारे शरीर से ताप को बचाने में मदद करता है और बचा कर रखता है। आगे कहता है अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है, यह बालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो खाल, बाल, नाखून, पंजों और खुर में पाया जाता है। तो त्वचा में उपस्थित है, खाल हो गया ना, त्वचा, बाल, नाखून, पंजा और खुर में पाया जाता है। अब खुर हम लोग का नहीं होता है तो जानवर का होता है ना, हम लोग का तो नाखून होता है। भैंस के दूध में औसत वसा कितनी होती है? फैट की बात कर रहे हैं। तो देखिए सामान्यतः भैंस के दूध में वसा की बात करें 7.2% होता है, ठीक है। गाय के दूध में यह 4.4% होता है। तो भैंस के दूध ज़्यादा गाढ़ा होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद में क्या होगा? फ्रक्टोज हो जाएगा, क्योंकि पौधा का रस होता है, इसलिए फ्रक्टोज होना ज़्यादा मतलब सही रहेगा बोलना। देखिए शहद का मुख्य संगठन समझिए जरा। फ्रक्टोज 38.2%, ग्लूकोज 31%, पानी 17.1%, माल्टोज 7.2%, कार्बोहाइड्रेट 4.2%, सुक्रोज 1.5%, मिनरल्स 0.5%। इतनी चीज़ें हैं। कितना महत्वपूर्ण चीज़ है खुद सोच के देख सकते हैं। जो शहद है। मलेरिया, फलेरिया, मस्तिष्क शोध, श्वेत रक्तता। चलिए एक एक करके समझने का प्रयत्न करते हैं कहाँ आंसर हो सकता है। मलेरिया हम जानते हैं कि एक परजीवी द्वारा फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। मलेरिया से रक्त को, ओहो, जरा जी, मलेरिया जो है ये हो जाएगा आपका रक्त कोशिका। अंडरस्टैंड? ओके, आगे देखना पड़ेगा। फाइलेरिया हो जाएगा लसिका पर्व। एक सेकंड रुक जाइएगा जरा, कुछ गड़बड़ ना हो, एक मिनट मुझे देखने दीजिए, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहे हैं। मलेरिया एक परजीवी द्वारा फैलने वाला रोग है जिसमें मनुष्य की रक्त कोशिका प्रभावित होता है। मस्तिष्क ज्वर विषाणु से होता है, ठीक है, जिसका असर सबसे अधिक मस्तिष्क पर ही पड़ता है। अब फाइलेरिया परजीवी का प्रभाव लसिका पर्व में होता है। फाइलेरिया का लसिका पर्व में होता है। श्वेत रक्तता कैंसर का प्रकार है जिसमें अस्थि मज्जा में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ जाती है। आइए अब बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मलेरिया का हो जाएगा रक्त का, रक्त कोशिका, ठीक है। फाइलेरिया का हो जाएगा लसिका पर्व। श्वेत रक्तता अस्थि मज्जा में चला जाएगा और मस्तिष्क तो मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। पेशी का यहाँ कोई यूज नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है, यही आंसर हो जाएगा। एंटीजन यानी प्रतिजन एक प्रकार के विजातीय कण है जो मानव शरीर में घुसपैठ करते हैं। प्रतिजन मानव के प्रतिरक्षा तंत्र का प्रवर्तन शुरू करता है। प्रतिजन शरीर में प्रतिपिंड बनाने की प्रक्रिया को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन कि उद्योग में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है उद्योग धंधा में? तो आंसर होगा जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। बैक्टीरिया, सूक्ष्म शैवाल और कवक का प्रयोग उद्योगों में व्यापक रूप से होता है। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया सिरका, शराब और किण्वन में लाया जाता है प्रयोग। कुछ सूक्ष्म शैवाल एक कोश के प्रोटीन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे स्पाइरुलिना। और कवकों के विभिन्न प्रकार में दवाइयाँ निर्माण होता है, जैसे पेनिसिलियम नोटेडम द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन होता है। यहाँ फिर मैच कराना है तो हम लोग इसको देखेंगे और समझेंगे अभी अच्छे से।
दाद कवक से होता है, तो पहले इसको कवक में लगा ही दीजिए कुछ भी सोचने से पहले। पोलियो विषाणु से होता है, तो वायरस में लगा दीजिए पोलियो को खींच खांच के। अब आइए, तपेदिक जो हो जाता है वो जीवाणु से होता है, तपेदिक। मलेरिया हो जाएगा आपका प्रोटोजवा से। अंडरस्टैंड? देखिए, मलेरिया प्रोटोजवा से, पोलियो विषाणु से, तपेदिक जीवाणु से, दाद कवक से। बार बार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। आंसर हो जाएगा आपका रक्त का स्कंद न होने देना। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है। इस बीमारी में रोगों के रक्त स्राव होने पर थक्का नहीं जमता। इसके कारण साधारणतः तौर पर कटने पर भी रोगी के बहुत ज़्यादा प्राण जा सकता है, खून नहीं जमेगा और खून निकलता ही रहेगा। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक इसको इंडोस्कोपिक आधारित है। तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इंडोस्कोपिक शरीर के अंदर इंडोस्कोप द्वारा देखने की प्रक्रिया है। इंडोस्कोप एक उपकरण है जो कि शरीर के खाली हिस्सों को जांचने के लिए बोर स्कोप तकनीक का सहारा लेता है और उसको शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है और अंदर देखा जाता है। जब चींटियाँ काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। जितने भी काटने वाले चीज़ होते हैं वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं। यहाँ मैच कराना है तो आइए मैच कराते हैं। आइए समझते हैं। एंट्रोपिन जो है ये है आपको आँखों से तारा, आँखों में पुतली से विसरण के लिए संबंधित है। ईथर की यदि बात करें तो ये दिया जाता है बेहोश करने के लिए। नाइट्रोग्लिसरीन जो हो जाएगा ये हो जाएगा हृदय से रिलेटेड। और आपको पाइरेब्रीन हो जाएगा मच्छर कंट्रोल करने में, कीट वगैरह कंट्रोल करने में। वही चीज़ यहाँ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, सेम बात था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? अभी हम लोग देखे भी है, तो रॉयल हीमोफिलीस हो जाएगा। एक अनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है। इस बीमारी में रक्त स्राव होने पर थक्का नहीं जमता। इसके कारण साधारण तौर पर कटफट जाने पर भी मर जाता है। रानी विक्टोरिया इस रोग के कैरियर थी और इससे ही हीमोफीलिया शाही वंश में आया। इसके कारण इस बीमारी को रॉयल हीमोफीलिया कहा जाता है और सबको फैला दी है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु रेशा पैदा करता है? ये क्वेश्चन पूछ दिया है। तो कहता है रेशम कीट रेशम का उत्पादन मुख्यतः कोशित यानी प्यूपा अवस्था में करता है, जिसका प्रयोग कपड़े के उत्पादन में किया जाता है। तो आंसर इसका दे दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? कोशित, प्यूपा के अवस्था में वो बनाने लगता है सिल्क। 100 नंबर क्वेश्चन है। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की ये आप चूर्ण रूप में औषधि के बोतल में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल नमी सोख लेती है। सिलिका जेल सूक्ष्म छिद्रों का एक तंत्र है जो कि नमी को आकर्षित करता है और अवशोषित कर लेता है। अपरूपांतरण यानी मास्टरेसेसिस एक प्रक्रिया जिसके द्वारा आंसर हो जाएगा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों को अंग तक फैलने लग जाती है, जगह छेक लेती है। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रतिजन वह पदार्थ है, अभी जस्ट हमने देखा कि एंटीजन प्रतिजन एक प्रकार का विजातीय कण है जो मानव शरीर में घुसपैठ करता है और प्रतिजात मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तन शुरू कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्रतिजन शरीर में प्रतिपिंड बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। आगे कह रहा है आपका कि प्रकर्मित कोशिका मृत्यु की कोशिका और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। आंसर हो जाएगा एपोप्टोसिस। यहाँ से समझिए और अच्छे डिटेल में कि बहुकोशिकीय जंतुओं में प्रकर्मित कोशिका मृत्यु को एपोप्टिस कहते हैं। बदलाव के एकत्र होने की प्रभाव को काला प्रभावन कहते हैं। किसी ऊतक या अंग में विघटन होने से इसके क्रियाकलाप में कमी या रचना में कमी को अपवहन कहते हैं, अपहासन कहते हैं। बहुकोशिकीय जंतुओं में अनियमित मांस के फटने को ऊतक क्षय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करें। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो वह तथ्य क्या कहलाता है? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? बहु प्रभाविकता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व के कुछ भाग में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। वायरस से होने वाला रोग है, बहुत खतरनाक रोग है, जानवर मर जाता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की
उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, तो पार्थक्य बोलते हैं इसको। नई जाति की उत्पत्ति जीनों में पार्थक्य के होने के आश्रय से होता है। ये जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, एक रोगग्रस्त मानव शरीर के निम्नलिखित अवस्था को विचार करिए। सूजे हुए लसिका पर, रात्रि में पसीना, स्मृति लोप और वजन का घटना, ये सारे जो लक्षण है ना, जान लीजिए ये एड्स के हैं। जितने भी लक्षण है सभी एड्स के हैं। इसको यहाँ से क्या पढ़ना, सेम ही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, उपयुक्त में से सही का चयन करिए। तो कह रहा है कि डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित प्रोटोजवा रोग है। डेंगू प्रोटोजवा से नहीं होता है, ये गड़बड़ दिया है। मलेरिया प्रोटोजवा से होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। डेंगू जो है वायरस से होता है। नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पित्तिका, स्किन रस एंड नाक से स्त्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। आइए इसको डिटेल में यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि डेंगू का विषाणु एड्स मच्छर के कारण होता है। एडीज मच्छर से होता है, तो समझ गए। और विषाणु से होता है। इस बीमारी में तेज बुखार, मांसपेशियों में गंभीर दर्द, जोड़ों में दर्द और चकत्ते पड़ना आदि लक्षण देखे जा सकते हैं। तो 3 नंबर तो आंसर लग नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या दिया जाएगा भाई? त्वचा पित्तिका, स्किन रैश। हाँ, सी नंबर आंसर दिया जाएगा। इसका सी हो जाएगा कि त्वचा पर रैशेज वगैरह देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कह रहा है आपका कि दुधारू पशुओं के निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा संक्रमण यानी इन्फेक्टस है। तो देखिए, फुट एंड माउथ तो हम जानते ही हैं कि पकड़ लेता है, और काउपॉक्स ये भी हो जाता है। एंथ्रेक्स और ब्लैक क्वाट नहीं। आंसर यहाँ से आके आप देखिए। आगे कहता है इस चीज़ का एक और नाम है खुरपका, मुंह पका रोग तथा क्राउपॉक्स विषाणु से फैलने वाले रोग है। बात समझे। और एक चीज़ बोला था संक्रमणीय। संक्रमण का मतलब है एक दूसरे में फैलना, तो वायरस से होगा वही ना फैलेगा, तो फुट एंड माउथ हो जाएगा और काउपैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कथन ए में अमीबा विभंजन द्वारा प्रजनन करता है। द्विखंडन द्वारा अमीबा करता है, तो गड़बड़ लग रहा है। तो विभंजन मतलब शायद द्विखंडन होता होगा। सभी कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। एक कोशिकीय, तो एकदम सही बात है। तथ्य और कारण दोनों सही है। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, यह एक अलैंगिक प्रजनन द्वारा बढ़ते हैं, और जितने भी होते हैं वो सभी एक कोशिकीय अलैंगिक जनन करते हैं। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को मोनिंगोकॉल मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का अवरोधक शोध का संचरण मच्छर के काटने से होता है। वमन तथा ग्रीवा पीड़ा मेनिंगोकॉल मेनिंजाइटिस के लक्षण में से 2 लक्षण है। बहुत खराब चीज़ है, बहुत खराब भाई मेरे। यहाँ समझिए, मिनिंगो कॉमिक्स कॉसीमिया एक जीवाणु एवं विषाणु जनित रोग है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से होता है। रोगी द्वारा छींकने तथा खांसने निकलने वाले पदार्थ में वायु के माध्यम से होता है। इसका आंसर क्या देना अच्छा रहेगा? इसका सिर्फ 2 देना अच्छा रहेगा, मच्छर के काटने से नहीं होता है। रॉबर्ट बेस्टर निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये जो रॉबर्ट बेस्टर है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए जाने जाते हैं। और ये देखिए H5N1 है ना, इसको बर्ड फ्लू बोलते हैं, बताए थे। स्वाइन फ्लू में H1N1 होता है। रॉबर्ट बेक्टर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इन्फ्लुएंजा विषाणु की रचना, विकास और नियंत्रण पर कार्य किया। इन्फ्लुएंजा विषाणु H5N1 के लिए वैक्सीन का निर्माण भी किया। निम्नलिखित में किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनो प्रांत नर को मार देती है? मादा जो है सेक्स करने का नर को मार देती है। महाराज, मकड़ियों की प्रजाति में मादा मैथुनोप्रांत नर को मार देती है। ये तो पहली बार जानने को मिल रहा है ना। मकड़ी में ऐसा होता है, सेक्स करने के बाद मेल को मार देती है फीमेल जो होती है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों के नियंत्रण करने में मदद मिलती है? तो इसके लिए आप कहेंगे गैबूसिया फिश। गैबूसिया फिश सामान्यतः लार्वा भक्षी मछली भी कहा जाता है। तालाब और कछुआ मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। एक महिला वर्णांध है, ठीक है,
वह उसकी पति वर्णांध नहीं है, इसके पुत्र एवं पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने का सर्वाधिक संभावना है? तो आंसर हो जाएगा पुत्र वर्णांध और किंतु पुत्री वर्णांध नहीं होगी। इसको समझने के लिए यहाँ से आना पड़ेगा। कह रहा ऊपर दिए गए चित्रलेख से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पुत्र वर्णांध होंगे और पुत्रियां संवाहक होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये है XY, ये मेल है और ये फीमेल है। चूंकि फीमेल वर्णांध है तो CC लगा दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे X और X हुआ, ये क्या बन गया? ये लड़की बना, बट शुरू वाला X क्लियर नहीं है, और यहाँ पे X और Y बना, यहाँ से लड़का बना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लड़का जो होगा वर्णांध होगा, लेकिन लड़कियां नहीं होगी, संवाहक होती है। पर ये मलेरिया परजीवी की क्लोरोक्विन जैसी औषधियों के प्रति व्यापक प्रतिरोधक क्षमता पनपने के कारण मलेरिया के लड़ने के लिए मलेरिया वैक्सीन रोग निरोधक टीके विकसित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। एक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन रोग निरोधक टीके विकसित करने में क्या कठिनाई आ रही है? तो कह रहा है कि प्राकृतिक संक्रमण के समय मनुष्य में मलेरिया के प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं कर पा रहा है। यहाँ से समझिए और डिटेल में कि एक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने में कठिनाई है कि क्योंकि बार बार प्राकृतिक संक्रमण के दौरान मलेरिया परजीवी की एक्सोएथ्रियोसाइटिक व्यवस्था में मानव मलेरिया के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पा रही है। यही कारण से टीका नहीं बन पा रहा है। आगे इसी तरह के निम्न कथन पर विचार करिए, उपरोक्त में से कौन सा सही है सो बताना है। हेपेटाइटिस बी के बारे में कहता है, हेपेटाइटिस बी जीवन को क्षति पहुंचाने वाला एक घातक रोग है। यह एड्स की तुलना में 100 गुना अधिक संक्रमणशील है। समझ रहे हैं? हेपेटाइटिस बी HIV एड्स की तुलना में कई गुना संक्रमणशील है। तो पहला सही हो गया। इस बीमारी में यकृत की गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसमें रोगी को जान जाने की आंशिका बन जाती है। यह बीमारी हेपेटाइटिस बी विषाणु से फैलती है। तभी हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो इसका दोनों आंसर देना सही रहेगा। निम्नलिखित पर विचार करिए और उपयुक्त में से कौन सा है उत्सर्जक ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयले दहन से उत्सर्जित होता है, वो पूछ रहा है आपसे। तो सभी चीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड सभी बनता है उसमें, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है, क्योंकि? इसका आंसर देंगे कि समुद्र में पादप्लव प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा दीजिएगा ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। ये दोनों रीजन देंगे आप। यहाँ कर आप बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है, क्योंकि CO2 हवा से भारी होती है, समुद्र में सोख ली जाती है, समुद्र में पादप्लव प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का ग्रहण कर लेती है। बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी की से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्षण क्या है? तो बीटी बैगन में इसे नाशक जीव सह बनाने के लिए किया गया है। बात समझे? नाशक नाशक जीव सह बनाने के लिए किया गया है। आगे कर रहा है, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन की इकाइयों को विन्यास अथवा उनके अपेक्षित स्थिति और DNA अनुक्रम को निर्धारित कर सकते हैं। इस ज्ञान के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो इसको कहिएगा आप। उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जाती है। उसकी मदद से सभी रोगों के कारण ज्ञात होते हैं, भी सही है। उसकी मदद से पशु के रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है, एकदम सही है। D देना पड़ेगा, सारी चीज सही है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक विवाहित दंपत्ति एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपत्ति में एक का रक्त AB पॉजिटिव है और दूसरे का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त A पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। आइए निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पे है A पॉजिटिव और B पॉजिटिव।
ऊपर दिए गए लेखाचित्र के निष्कर्ष निकाला जा सके दंपत्ति के जुड़वे बच्चों का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव होगा और या बी पॉजिटिव होगा। प्रश्न में तीनों पुत्रों का रक्त समूह वर्ग दिया गया है, अतः गोद लिए गए पुत्र का ओ पॉजिटिव हो जाएगा। बस समझे। आगे कहा जा रहा है आपको कि जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार करिए। उपयुक्त जीव प्रकारों में से किसकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। पीड़कनाशी के रूप में किसका प्रयोग होता है बताइए। बेसिक सा है, बता सकते हैं आप, तो आराम से बता सकते हैं। एक सेकेंड। कि जीवाणु का, कवक का और पुष्पीय पादप सभी का प्रयोग क्या होता है, कीड़ा के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में होता है। यहाँ कह रहा है जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादपों के कुछ प्रजातियों का जैविक कीटाणु के रूप में प्रयोग किया जाता है। आय करा निम्नलिखित तत्वों में समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है। मतलब जीवन है तो किसके, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। जीवन उत्पत्ति का सबसे मेन प्रमुख है। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविष्कों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट हो जाती है। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो आप आंसर दीजिएगा फफूंद द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। जंतु द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, मनुष्य द्वारा कोयले का जलाना, वनस्पति की मृत्यु। तो नाइट्रोजन आपको जानना है कहाँ से आएगा, तो इसका आंसर देना पड़ेगा पहला और तीसरा। मनुष्य के कोयला जलाने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति को संचरित हो सकता है। देखिए इस चीज को समझिए। चिकनगुनिया, यकृत शोथ बी और HIV एड्स तो हो ही जाएगा, एक दूसरे में चले जाएगा। आगे कहा जा रहा है यकृत शोथ बी भी हो जाएगा, यानी कि शरीर पर टैटू बनवाने से हेपेटाइटिस बी, सी जैसे खतरनाक जानलेवा बीमारी आवश्यक हो सकती है। टैटू करते समय व्यवहार किए गई सुई के बारे में कह रहा है, उस वायरस को संक्रमण करता है जो टैटू बनवाने वाले आसानी से पहुंच सकता है। बिल्कुल इसी तरह HIV एड्स भी, यानी चिकनगुनिया सिर्फ नहीं जाएगा, एक दूसरे में फैलेगा। आगे निम्नलिखित खनिज पर विचार करिए। निम्नलिखित खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता है, तो आंसर क्या दीजिएगा। पेशियों का संकुचन के लिए हो जाएगा कैल्शियम नामक खनिज, जो होता है दुर्लभ और अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो आंसर यहाँ पे दे दीजिए आप कि कैल्शियम जरूरत पड़ जाएगा और सोडियम जरूरत पड़ जाएगा, लौह की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ के लिए। आगे कहा जा रहा है कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए स्नायु तंत्र के सभी कार्यों के लिए एक आवश्यक तत्व है। सोडियम हमारे शरीर में तरल साम्य को ठीक रखने में उपयोगी है। मांसपेशियों के संकुचन स्नायु के सुचारू व्यवहार रखने में इस खनिज का बहुत महत्व है। आगे कहा जा रहा है कि पुनर्योजक DNA प्रौद्योगिकी आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों के स्थानांतरित होने देता है। तो आंसर यहाँ क्या दीजिएगा, पौधे की विभिन्न जातियों के लिए, जंतुओं से पौधे में और सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में, ये सभी हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है। तो कह रहा है विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते, एकदम सही बात है। वो जब किसी और में जाता है, किसी के कोशिका में, जीवित कोशिका में, तब उसके पास आता है। ल्यूकीमिया कैंसर है। रुधिर कैंसर का लक्षण निम्नलिखित किसमें असामान्य वृद्धि है, तो श्वेत में, श्वेत ब्लड में असामान्य वृद्धि होता है। आगे है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधे के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है। कायिक प्रवर्धन के लिए सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन क्लोनिक संख्या को उत्पन्न करता है, एकदम सही बात है, बहुत ज़्यादा संख्या में उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का, ये गड़बड़ है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, ये भी सही है, 1-3 सही हो जाएगा इसका। उसी का डिटेल दिया जो पहले भी हम करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस उत्तक के नख, खूर और सींग बने होते हैं, तो इसको बोलते हैं किरेटिन। किरेटिन ध्यान रखिएगा कि किरेटिन एक प्रोटीन है। आगे है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है। बात समझ में आया, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कह रहा है, तो इसके लिए कहेंगे पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि में कह रहा है क्या,
ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन तथा जीव पदार्थ के अपघटन में सहायता मिलती है, परंतु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग खाद्य उत्पादन में होता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 1, 2 और 4, 3 नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं। देखिए H1N1 हो जाएगा तो ये स्वाइन फ्लू कहलाएगा, और H5N1 होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग H5N1 होगा तो उसको बर्ड फ्लू बोलते हैं। अब 36 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करके सही बताइए। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार, जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकता है। यहाँ से आइए इसके बारे में जानिए। तो जब इसका आंसर देने आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि सर दोनों सही हो जाएगा इसका, कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना संभव हो गया है, और नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक क्रांतिकारी योगदान भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि निम्नलिखित कथन पर सही कौन सा है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। विषाणु किसको बर्बाद कर सकता है? तो जीवाणु, कवक, पादप, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको बर्बाद कर सकता है। जीवाणु है जीवाणु। एक मिनट, ये जरूरी है पढ़ना एक बार। देखिए, विषाणु एक छोटा संक्रमण घटक है जो कि अन्य जीवों को प्रभावित कोशिकाओं के अंदर एक बृहद करता है, मतलब विकास करता है। विषाणु पौधे और जानवर से लेकर सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक सभी को संक्रमित करता है। आतिथ्य के संक्रमण के आधार पर विषाणु 4 प्रकार के बांटा गया है: पौधे विषाणु, जीवों के विषाणु, फंगल विषाणु और बैक्टीरियम विषाणु। बात समझ में आया? पौधे के विषाणु के बारे में कहा जाता है आरएनए या डीएनए का बना हो सकता है। जीवों के विषाणु के बारे में डीएनए और आरएनए का बना हो सकता है। फंगल विषाणु के बारे में कहता है कि डीएनए और आरएनए का बना होता है। बैक्टीरियम विषाणु साइनोजेनेटिक्स सहित डीएनए का बना हो सकता है। इस तरीका के इससे रिलेटेड बातें हैं। अब ये क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है कि कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति यानी स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है, तितलियों, इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता है? सही उत्तर बताना है। आंसर हो सकता है आपका कि कुछ पौधे के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ, तितली ही कम जाएगा तो परागण तो हो नहीं पाएगा। एकदम सही बात है, तितली उसका करता है परागण। आगे कर रहा है कुछ कृषि पौधे में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। कवक से रिलेटेड कोई यहाँ बात नहीं हो सकती। इसके कारण बरों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियां की समष्टि में गिरावट आ सकती है। ये भी सही बात है क्योंकि उसको खा के सब जीवित रहते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए जरा। पॉइंट है कि शैवाल पर आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग में संवर्धन के विकासशील देशों की एक संभावित सीमाएं हैं। कैसे? पहला पॉइंट कर रहा है शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव हो सकता है, महाद्वीप में नहीं। गलत जवाब है। शैवाल आधारित जैव प्रवर्धन उत्पादों का स्थापित करने और इंजीनियर करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का जरूरत होता है। एकदम सही बात है। ये आगे कहा जा रहा है आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की आवश्यकता होती है, और जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकती है। ये भी सही बात है, यानी 2 और 3 इसका सही जवाब लिखा गया है। यहाँ पे निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचालित होता है जिससे डेंगू फैलता है। ये जो है आंसर एकदम सही बात है। और कहता है जीका वायरस रोग का लैंगिक संरक्षण होना संभव है। ये भी सही बात है। अब यहाँ इसको समझिए। कहा जा रहा है कि जीका वायरस मुख्य रूप से संक्रमित एंडीज प्रजाति के मच्छर इजिप्ट और अल्बोपिक्टस के काटने से फैलता है। ये मच्छर की डेंगू और चिकनगुनिया वायरस का संचालन करते हैं। जीका वायरस लैंगिक संबंधों द्वारा संचालित हो सकता है। भले ही इससे संक्रमित व्यक्ति उस समय लक्षण न दिखाई दे रहा हो, फिर भी संक्रमण फैल जाता है। रेडियो सक्रिय ट्रांसियम 19 के कारण कैंसर हो सकता है। आंसर हो जाएगा अस्थि कैंसर। रेडियो एक्टिव ट्रांसियम कैंसर कारक है। इससे विषाक्तता से मनुष्य में अस्थि हड्डी का कैंसर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट प्रदूषण भोजन और जल के उपयोग द्वारा होता है? तो पहले भी कर चुके हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको बोला जाता है। क्या जवाब दिया जा सकता है इस क्वेश्चन का? निम्नलिखित में से कौन सा शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? इसको बोलते हैं स्व पारिस्थितिकी, ऑटो इकोलॉजी।
छोटा कर दिए हैं ताकि दिख सके। भारत में विकसित अनुवांशिक रूपांतरित सरसों, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, जीएम जिसको बोलते हैं, के बारे में बताना है और सही बताना है। तो ये जान लीजिए, इसमें जो 2 नंबर है यही सही है। जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागन और संकरण को सुकर बनाते, मतलब आसान बनाते हैं। उसी का यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया। काइक कोशिका न्यूक्लियन अंतरण और प्रौद्योगिकी, जिसको सीमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? जंतुओं का जनकीय क्लोनिंग बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है आपके सामने, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? हेक्सोज शर्करा का है, मतलब छः चीज से बना हुआ है। क्वेश्चन है, सहलंगता किसने खोजा? तो मॉर्गन ने खोजा है। आगे कहा जा रहा है आपको कि मटर में विपरीत लक्षण वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, को स्टार लगा लिए। मेंडल साहब का क्वेश्चन आ गया। तो 7 लक्षण को उन्होंने देखा था। क्या क्या था? बीजों की आकृति, बीजों का रंग, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और पौधे की लंबाई। 7 चीज उन्होंने देखा था। और 2 क्वेश्चन और बच गए आपकी स्क्रीन के सामने। यही 2 क्वेश्चन आज का लास्ट है। डीएनए नाइट्रोजन आधार है, तो आपका आंसर हो जाएगा डीएनए नाइट्रोजन आधार डैश के कारण आरएनए में भिन्न होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एडिनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोकाइनिन नामक क्षार होते हैं डीएनए में। तो ये कैसे आंसर दिया जाएगा? क्वेश्चन ही गलत है। तो एडिनिन हो गया, गुआनिन हो गया, थायमीन हो गया, साइटोसिन हो गया। अच्छा हाँ, एक मिनट, आरएनए से कैसे भिन्न है वो पूछ रहा है। मुझे लगता है थायमीन के कारण हो सकता है दिया है, बट ये क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको छोड़िए। लास्ट क्वेश्चन पाइए, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसको कहिए हेक्सोज। डीएनए जो है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में हेक्सोज नामक शर्करा पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट करा दिया मैंने। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है आगे, बट ये हम लोग को नहीं करना है, ये हम लोग के लेवल का नहीं है। हम लोग को अब आगे अब फिजिक्स या केमिस्ट्री, आपको कमेंट्स में मुझे बताना है कि नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का लेकर आऊँ या केमिस्ट्री, इसी पीडीएफ से। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट्स बता दीजिए कि क्या आपको चाहिए। उसका वीडियो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।